राधिका की पहली रसोई की रस्म होते ही 4 दिनों के बाद से ही सास ने सारी गृहस्थी का भार उस पर सौंप दिया था। साथ में उसे समझाया था कि बहू, सुबह सवेरे नाश्ता हल्का बनाया करो। रात को डिनर में भी ज्यादा आइटम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोपहर में तो हमारी थाली में 15 व्यंजन होने चाहिए। 15 व्यंजन का नाम सुनकर राधिका हैरान रह गई थी। तब उसकी सास ने उसे समझाया कि तुम दाल चावल, रोटी पापड़ अचार, सलाद चटनी रायता, एक सूखी सब्जी, एक चना राजमा मटर की सब्जी, एक रस वाली सब्जी, आलू की भुजिया और 3 प्रकार की हरी सब्जियां बनाया करो। सब्जियां भले ही सबको 2-3 चम्मच ही दो, लेकिन सारे आइटम होने चाहिए। उसके बाद मीठे में भी कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद सबको मीठा खाने की आदत है। इतना लंबा चौड़ा मेनू सुनकर तो राधिका के होश ही उड़ गए थे। राधिका की परवरिश एक छोटे से गांव में हुई थी। उसी गांव में उसके ससुर जी के दोस्त रहते थे, तो वह उनके शादी की सालगिरह में गए हुए थे। वहीं पर उन्होंने राधिका को अपने बड़े बेटे के लिए पसंद कर लिया था। पहले तो शारदा जी ने बहुत विरोध किया कि वह गांव की बहू नहीं लेकर आएंगी, लेकिन उनके पति ने उनकी बात नहीं मानी, तो मजबूरन वह उसे घर की बहू बनाकर ले आई थी। लेकिन शादी के बाद वह उससे ही घर के सारे काम करवा लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने घर के कामों से संन्यास ले लिया था। जब मैं राधिका को यह सब समझा रही थी, तो राधिका को बड़ा अजीब लग रहा था कि क्या एक समय के भोजन में इतना सब कुछ बनाना जरूरी है। लेकिन अभी वह नई नई आई थी, तो कुछ बोली नहीं और चुपचाप घर के कामों में जुट गई। दोपहर में जब उसके ससुर जी, पति और देवर खाना खाने के लिए आए, तो इतने सारे आइटम देखकर वो लोग खुश हो गए और कहने लगे, क्या बात है, आज घर में पार्टी है क्या? तब शारदा जी बात को बीच में ही काटते हुए बोली कि खाने के समय बातें नहीं करते, चुपचाप खाना खाओ ना आप लोग। लेकिन इस बात से राधिका को ऐसा महसूस हुआ कि शायद पहले इस घर में इतना खाना नहीं बनता था। रात को एकांत में जब उसने अपने पति आकाश से इस बारे में बात की, तो आकाश कहने लगा कि पहले तो इतने आइटम नहीं बनते थे। राधिका ने अगले दिन अपनी सास से कहा कि आकाश ने बताया है कि पहले इतने आइटम नहीं बनते थे। तो शारदा जी कहने लगी कि मैं सोच तो बहुत दिनों से रही थी, अब तुम आ गई हो तो तुम ही ये जिम्मेदारी संभाल लो। घर में सब लोग बढ़िया खाना खाएंगे तो अच्छा ही है ना। वैसे भी औरतों को तो अन्नपूर्णा का रूप कहा जाता है, और तुम तो गांव से आई हो, तुम्हें तो मेहनत करने की आदत होगी ही। इस बात पर राधिका खामोश हो गई। संयोग से 1 महीने के बाद ही उसके देवर करण के लिए भी अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी काव्या से हो गई। अब शादी के 1 सप्ताह के बाद भी वह घर के कामों को हाथ नहीं लगाती थी। वह देख रही थी कि गांव से आई हुई जेठानी का घर में ज्यादा मान सम्मान नहीं है, और सास उससे कितना सारा काम करवाती है, तो वह भी उसे ही ऑर्डर मारने लगी थी। सास और देवरानी दोनों मिलकर उस पर हुक्म झाड़ती थी, तो राधिका को यह बात जरा भी हजम नहीं होती थी और उसे लगता था कि घर में दोनों बहुओं का दर्जा तो बराबरी का होना चाहिए। एक दिन राधिका की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, तो दोपहर के खाने में उसने ज्यादा आइटम नहीं बनाए। उसने बस 2 सब्जियां, दाल चावल रोटी बना दी। एक दिन उसके ससुर जी टिफिन लेकर चले गए थे, क्योंकि मौसम थोड़ा खराब था और उसका पति शहर से बाहर गया हुआ था। देवर को आने में देर हो रही थी, तो उसकी देवरानी सबसे पहले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी। जब उसकी देवरानी खाना खाने के लिए बैठी, तो इतने कम आइटम देखकर वह चिल्लाते हुए बोली, मम्मी जी, देखिए ना, आज जेठानी जी ने बस 2 सब्जियां ही बनाई हैं। राधिका धीरे से बोली, छोटी, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए आज मैंने कम आइटम ही बनाए हैं। तब काव्या बनावटी हंसी के साथ कहने लगी, यह काम से बचने के लिए कमर दर्द का बहाना बना रही हैं। काव्या की यह बात सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, छोटी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, आज सचमुच मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। बोलते बोलते पीड़ा के मारे उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वह सोचने लगी कि 2 महीने हो गए हैं मेरी शादी को, आज तक मैंने कभी बहाना नहीं बनाया। आज मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तो मुझसे छोटी होकर भी देवरानी आंखें दिखा रही है। तभी सास भी वहां पहुंच गई और गुस्से में कहने लगी, देखो बड़ी बहू,
मैंने तुम्हें समझाया था ना कि हमारी थाली में 15 आइटम होने ही चाहिए। आज तुमने कम व्यंजन बनाए हैं। यह कामचोरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब तो राधिका का दिमाग फटने लगा था। वह विरोध करते हुए बोली, लेकिन मम्मी जी, केवल मैं ही इस घर की बहू नहीं हूँ। आप छोटी को क्यों नहीं बोलती कि वह भी रसोई में मेरी मदद कर दिया करे। इतने सारे व्यंजन अकेले बनाते बनाते मेरी हालत खराब हो जाती है। फिर भी मैं सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज मेरी कमर में दर्द हो रहा था। इसलिए उसकी सास उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, देखो, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। वैसे भी छोटी बहू तो अभी नई नई आई है। राधिका गुस्से से भर उठी और कहने लगी, कितनी नई आई है? 2 महीने पहले मैं आई हूँ और 1 महीने पहले यह आई है। इसे भी आप थोड़े बहुत काम करने के लिए क्यों नहीं कहती हैं? आप दोनों मिलकर मुझ पर हुक्म झाड़ती हैं। हर बात में मुझे ताने मारती हैं कि मैं गांव से आई हूँ, तो मुझे काम करने की आदत होनी चाहिए। अरे, अगर ऐसा ही था तो आप छोटी बहू भी गांव से ही लेकर आती और उससे भी काम करवाने के लिए कहती। यह भी इस घर की बहू है, तो इसे भी बराबर की जिम्मेदारी निभानी होगी। मैं अब अकेले इतना सारा काम नहीं करूंगी। इतना कहकर राधिका रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सास और देवरानी दंग रह गईं। वे लोग तो सोचती थी कि राधिका गांव से आई है तो वे उसे दबाकर सारे काम करवा लेंगी, लेकिन आज तो राधिका खुलकर विरोध में आ गई थी। राधिका अपने रूम में गई और उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। शाम को जब उसके ससुर जी घर आए, तब वह अपने कमरे से बाहर निकली और उन्हें सारी बातें बताते हुए कहने लगी, पापा जी, मैं अब अकेले इतना सारा काम नहीं करूंगी। यह सब सुनकर मोहन जी गुस्से से उठकर खड़े हो गए और अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बोले, भाग्यवान, जरा यहाँ तो आना। शारदा जी पति की तेज आवाज सुनकर घबराई हुई हॉल में आई तो मोहन जी कहने लगे, यह सब क्या चल रहा है घर में? हम दो बहुओं को घर में लाए हैं, तो घर संभालने की जिम्मेदारी दोनों की बनती है। आप केवल बड़ी बहू से सारा काम क्यों करवा रही थी? आप शारदा जी क्या बोलती? वह धीरे से बोली, दरअसल छोटी बहू को कुछ काम करना नहीं आता है, बस इसलिए। तो वह कहने लगे, तुम उसे कोई काम करने ही नहीं दोगी तो वह काम सीखेगी कैसे? अगर यही हाल रहा तो मैं दोनों बहुओं की गृहस्थी अलग कर दूंगा। नहीं तो तुम देखो कि कैसे मिलजुल कर घर के काम संभाले जाए। केवल बड़ी बहू पर सारी जिम्मेदारी डालना अच्छी बात नहीं है। शारदा जी सर झुकाकर सुनती रही। उसी दिन जब उन्होंने छोटी बहू से घर के काम करने के लिए कहा, तो उसने तो साफ साफ इनकार करते हुए कह दिया कि मैं बाकी लोगों का काम क्यों करूंगी। कल को अगर जेठानी जी की तबीयत खराब होगी तो उनका और उनके पति का भी सारा काम मुझे करना होगा। इसलिए मुझे तो भाई अलग ही रहना है। तब शारदा जी सोच में पड़ गई कि आखिर क्या करे। तब उन्होंने एक चाल चली और दोनों बहुओं को बुलाकर कहने लगी, देखो, मैंने फैसला लिया है कि तुम लोगों की गृहस्थी अलग ही कर देती हूँ। तुम्हारे पापा जी का भी यही कहना है कि घर में शांति बनी रहे। इसके लिए दोनों की गृहस्थी अलग कर दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अब क्योंकि हमारा कमरा नीचे है, तो नीचे वाला पोर्शन जो भी लेगा उसके साथ हम लोग रहेंगे और हमारा खाना पीना उसी को संभालना पड़ेगा। तो तुम लोग देख लो कि तुम्हें किस प्रकार का बंटवारा चाहिए। राधिका कुछ बोलती, इससे पहले ही काव्या बोल पड़ी कि मुझे तो नीचे वाला पोर्शन ही चाहिए, क्योंकि आगे चलकर मुझे सामने ब्यूटी पार्लर खोलना है, तो मेरा सब कुछ नीचे रहेगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको मेरे साथ रहना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी। राधिका को भी लगा, चलो ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन में आराम से रहेगी। तो उसने अपनी सास से कह दिया कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तब यही व्यवस्था कर दी गई। नीचे वाले पोर्शन में काव्या अपने सास ससुर के साथ रहने लगी और ऊपर वाले पोर्शन में राधिका और उसका पति रहने लगे। राधिका चुटकियों में अपना काम निपटा लिया करती थी और उसके बाद उसके पास काफी सारा खाली समय रहता था। जो तो पति से बात करके उसने भी अपने लिए जॉब ढूंढ ली और वह भी ऑफिस जाने लगी थी। इधर घर के नीचे वाले हिस्से में काव्या ने अपना ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया था। वह तो उसी में व्यस्त रहती थी, तो घर के अधिकतर काम अब शारदा जी को ही करने पड़ते थे। ऊपर से अब सब कुछ उन पर आ पड़ा था और छोटी बहू, वह छोटी बहू से ज्यादा व्यंजन बनाने के लिए कहती थी, तो छोटी बहू तो साफ इनकार कर देती थी कि मेरे पास तो भाई इतना फालतू समय नहीं है कि एक बार में आपको 15 आइटम बनाकर खिलाऊं।
वह तो जेठानी जी गंवार थी, तो आपकी बात मान गई, लेकिन मुझे तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तब मजबूरन सादा जी दोपहर में केवल दाल चावल, सब्जी और अचार से ही काम चलाने लगी थी। अब उनके नखरे लगभग समाप्त हो चुके थे। जब कभी राधिका उनके खाने की थाली देखती थी, तो शारदा जी झेप जाती थी, और राधिका भी मन ही मन सोचती थी कि मुझ पर हुक्म चलाकर तो बहुत व्यंजन खा लिए। अब छोटी बहू के साथ सिंपल खाना ही शायद 56 भोग की तरह लगता होगा। खैर, अब उसे इन सब झमेले से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि गृहस्थी अलग करने के बाद वह तो सुकून से जी रही थी। शारदा जी ने भी खाने पीने के मामले में अति ही कर ली थी, तो अति का अंत तो एक दिन होना ही था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।